नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में अभी प्रतिबंध जारी रहेगा, तो बताते चले कि दुकानों के खुलने का समय में बदलाव किया गया। अब शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सरकारी दफ्तर को शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है। वहीं नाइट कर्फ्यू का समय भी बदला गया है। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 16 से 22 जून तक यह आदेश लागू रहेगा। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं? ये अनलॉक 2 है और हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था और उस कशिश की पूरी खबर पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री का ट्वीट उसके बाद आया। उसके बाद अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमने बताया था कि 16 से 22 जून तक प्रतिबंध जारी रहेगा। हमने बताया था कि 5 बजे शाम तक अब दुकानें खुलेंगी और 6 बजे शाम तक दुकानें खुलेंगी और 5 बजे शाम तक सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे। हमने कहा था कि 50% कर्मचारियों के साथ उपस्थित होंगे और 8 बजे सुबह से 8 बजे रात से 5 बजे सुबह तक रात्रि कर्फ्यू होगा। उस पूरी खबर को ट्वीट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी। उसके बाद अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 2-3 महत्वपूर्ण और बातें हैं जो अभी आई हैं। वो ये हैं कि स्कूल कॉलेज अभी फिलहाल बंद रहेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में अगले सप्ताह निर्णय लिया जाएगा। तीसरा, पार्क जू बंद रहेंगे पूरी तरीके से। ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगे। साथ ही साथ एक आदेश दिया गया है कि जिला प्रशासन को कहा गया है कि पालन सख्ती से कराइए। जहां भी जिस स्थान पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा उस पूरे जगह को शट डाउन कर दीजिए। वो कंप्लीट बंद रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, अगर आप सब्जी मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं या कहीं अन्य जगह जा रहे हैं जहां दुकान में जा रहे हैं, अगर वहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है तो उस जगह को जिला प्रशासन शट डाउन करने के लिए स्वतंत्र है, वो शट डाउन करेगा। तो बिल्कुल जो खबरें कशिश ने चलाई थी उस खबर पर मुहर लगी ट्वीट के द्वारा, उस खबर पर मुहर लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और फिलहाल एक सप्ताह के लिए 16 से 22 तक फिर ये कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन की अवधि है इसको अनलॉक 2 अनलॉक 2 की अवधि को बढ़ाया गया, छूट का दायरा बढ़ाया गया। लेकिन 21 तारीख को जो बैठक होगी उस बैठक में निश्चित तौर पर संक्रमण की स्थिति अगर यही रही, इससे और ज्यादा कम होगा तो कहीं ना कहीं अनलॉक 3 सरकार लाएगी और कई छूट के दायरे बढ़ेंगे, जिसमें हो सकता है आने वाले दिनों में कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी खुले। जी बिल्कुल, तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार अब अनलॉक 2 की प्रक्रिया के तहत आगे चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए मरगूब की दुकान जिस तरह से अल्टरनेट तरीके से खुल रही थी, तो क्या ये दुकान अल्टरनेट तरीके से ही खुलेंगे? दुकानें अल्टरनेट तरीके से ही खुलेंगे। हमने बताया कि अगर कपड़े की दुकानें पूरे पटना में सोमवार को खुल रही हैं तो मंगल को वो दुकानें बंद रहेंगी। मंगल को जो दुकानें खुलेंगी वो दुकानें किसी और चीज की खुलेंगी। तो अल्टरनेट डे की दुकानें खुलेंगी। परिवर्तन 2-3 किए गए हैं, उससे ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। एक संकेत ये दिया गया है कि अगले सप्ताह जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने पर विचार होगा। हो सकता है उसमें कॉलेज स्कूल को खोले जाने पर विचार हो और इस तरह विचार हो छात्र ना आए, हो सकता है शिक्षकों को बुलाने का विचार हो। तो बिल्कुल अभी एक सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। और संक्रमण का दर लगातार घट रहा है, ये और घटेगा। उसके बाद सरकार दायरा छूट का जो दायरा है और ज्यादा बढ़ाएगी। जी बिल्कुल मरगूब, आप बने रहे हमारे साथ। अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो पटना से खबर, जहां गांधी सेतु पुल पर लंबा जाम लगा है। बता दें कि सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई है। जाम को हटाने का प्रयास लगातार जारी है। तो गांधी सेतु पुल पर भीषण लंबा जाम लगा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। मरगूब, गांधी सेतु पर भीषण जाम लगा हुआ है, आखिर जाम की वजह क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर यह खबर जो भी वैसे लोग देख रहे हैं, खास करके जो बिहार के लोग हैं, ये पटना से जुड़ा मामला जरूर है लेकिन बिहार से जुड़ा मामला है। इस पूरे खबर को जरूर देखें। हाजीपुर के तरफ से खास करके जो 0 माइल की तरफ से जो सड़क आ रही है अगमकुआं गांधी सेतु की तरफ, अगमकुआं की तरफ 0 माइल की तरफ, उसका एक लेन बिल्कुल जाम है। हालात इतने खराब है कि जाम, करिश्मा आप समझिए कि जाम अगर पटना में है बाईपास पर लगा हुआ तो वो जाम चला गया है हाजीपुर तक। अब क्या हालत है, जो लोग खास करके मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं जिनको पटना आना है उनकी स्थिति बहुत खराब होगी।
सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ट्रकें फंसी हुई हैं, कंटेनर फंसा हुआ है। जो लोग जो फैमिली आ रहे हैं पटना, बिल्कुल उनकी स्थिति बहुत ज्यादा जाम के कारण निश्चित तौर पर, हालांकि गर्मी नहीं है, ये राहत वाली बात है, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। तो जिनको भी अगर आना है तो निश्चित तौर पर इस पूरे खबर को आप जरूर देखें, वैकल्पिक रास्ता जरूर चुने, क्योंकि एक लेन बहुत बुरी हालत में जाम है। जाम किस कारण से बचा है, फिलहाल वहाँ ट्रैफिक पुलिस के लोग लगे हुए हैं, जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है, धीरे धीरे गाड़ियां सरकनी शुरू हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा समय लगेगा। तो फिलहाल निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस पूरे खबर को देखने के बाद अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल वैकल्पिक रास्ता चुने, क्योंकि जाम की स्थिति बहुत खराब है। एक लेन बिल्कुल गांधी सेतु से अगम कुआं वाली जो सड़क है जो आती है आपको 0 माइल और 0 माइल से सीधे बिल्कुल मरगूब, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर दिल्ली से, जहां पशुपति पारस लोजपा संसदीय दल के नेता बने हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता दे दी है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। तो बता दें कि पशुपति पारस लोजपा संसदीय दल के नेता बनाए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता दे दी है। लोकसभा यानी सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। तो बता दें कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। पशुपति पारस को लोजपा संसदीय दल का नेता बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता दे दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से, जहां नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक बुलाई गई है। बता दें कि सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4:30 बजे यह बैठक होगी। बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह अहम बैठक बुलाई गई है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़े जाने की संभावना को अफवाह और बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में एक भी विधायक पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है और वे सभी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर बिहार कांग्रेस विधायक में चल रही टूट की खबर आश्चर्यजनक है। मीडिया में किस आधार पर दिखा रहा है आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और आज जो भारतवर्ष आज़ाद हुआ उसके बाद अगर देश को किसी ने बढ़ाने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सभी लोगों ने मिलकर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या काम हो रहा है? सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई टूट, एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। और आपको बता दें 2024 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, ये हम आपको बताने का काम करते हैं। अफवाहें पर मत जाइए। लोक जनशक्ति पार्टी में हुई बगावत पर जिले के कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिले के टिकारी विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कमलेश शर्मा ने कहा कि हम पार्टी में विश्वास करते हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा यह पार्टी बनाई गई थी। उनके निधन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बने थे। उन्होंने कहा कि आज भी हम लोग चिराग पासवान में विश्वास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिले के सभी कार्यकर्ता चिराग पासवान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में लोजपा के कारण जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, तभी से जदयू लोजपा को लगातार टारगेट कर रही थी। विश्वास करता हूं और पार्टी आदरणीय संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद पार्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संसदीय दल के नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया था। एक कम समय में उन्होंने हिम्मत दिखा करके लोक जनशक्ति पार्टी को पूरे बिहार में अपने लगभग 130 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम किया और जोरदार ढंग से पूरा बिहार में एलजेपी का प्रदर्शन रहा, जिसका नतीजा कि एनडीए को जदयू सहयोगी दल का सीट भी कम आया। इसके कारण एलजेपी को लोकप्रियता को देख करके बहुत सारे लोग घबराए हुए थे और एन केन प्रकरण करके एलजेपी को कमजोर करने की साजिश बहुत दिनों से चल रही थी।
बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधायक तेज प्रताप यादव पटना से सिवान जाने के क्रम में छपरा के अमनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुआयना करने के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने भारी कुव्यवस्था को देखते हुए स्थानीय इलाके के निवासियों की स्वास्थ्य सेवा की दशा पर चिंता जाहिर किया है। तेज प्रताप यादव जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो केंद्र के चिकित्सा प्रभारी भी मौके से नदारद मिली, जिस पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है। केंद्र पर तैनात डेंटिस्ट को मशीन ऑपरेट करने नहीं आ रहा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार ने विधायकों के ऐच्छिक निधि से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2-2 करोड़ रुपया लिया था, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। स्वास्थ्य केंद्र का मुआयना कर तेज प्रताप यादव का काफिला सिवान के लिए कूच कर गया। मशीन ऑपरेट करने आ रहा है, वो डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, और एकदम बेड वहाँ पे है वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ तो हमको लगता है प्रभारी जो महिला है वो आई नहीं है। प्रभारी शौचालय जो है उसमें मोटरसाइकिल लगा हुआ है। भगवान भरोसे चल रहा है स्वास्थ्य यहाँ पे। तो बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से सब विधायकों से 2-2 करोड़ रुपया लेने का काम किया कोरोना काल में, लेकिन कोई व्यवस्था करने का काम नहीं। अररिया नगर थाना पुलिस ने शहर के खरैया बस्ती में 2 अलग अलग जगह छापेमारी कर 50 ग्राम स्मैक और 133 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जानकारी देते हुए अररिया डीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देश पर जिले भर के सभी थाना क्षेत्रों में नशे के कारोबारी पर कार्रवाई की जा रही है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार टाउन थाना के द्वारा पहले भी 8 व्यक्ति को स्मैक में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसके अलावा रानीगंज में भी छापामारी हुआ था और छापामारी के क्रम में वहां भी एक औरत स्मैक के साथ गिरफ्तार हुई थी, जेल गई है। और उसके बाद लगातार जिले में इसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि युवाओं में नशा की प्रवृत्ति नहीं बढ़े और उस पर रोक लगाया जाए। इसके अलावा एक कुख्यात अपराधकर्मी है जिसको कि विगत दिनों जेल भेजा गया था लूटकांड में, पप्पू पेले उसका नाम है, उसको भी कस्बा थाना में वो वांछित था, उसको गिरफ्तार करके नगर थाना के द्वारा सौंपा गया है कस्बा थाना। अधिक जानकारी के लिए अररिया से हमारे संवाददाता विपुल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विपुल, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। किस जगह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ सामान बरामद किए गए? खरैया बस्ती की घटना है जहाँ पे पुलिस ने कफ सिरप समेत गांजा के साथ गिरफ्तार किया। खास करके देखा जाए तो जिस प्रकार से शराबबंदी के बाद से लोगों ने अपना एक विकल्प चुन लिया है और उसके लिए लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और लोग भी अब नशा के दूसरे रास्ते पर गांजा और स्मैक समेत कोरेक आदि का सेवन करने लगे हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए पुलिस ने कुछ सूचना के आधार पर छापेमारी की और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है नगर थाना को। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि ये बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने गांव के चौक पर एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चौकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव की घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। हालांकि घटना किस वजह से अंजाम दिया गया यह कारण स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन कहा जा रहा कि बता दें कि किसी विवाद को लेकर ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 8 बजे जब खाना पीना खा के भैया जब बाहर निकल रहे थे, उसी टाइम काली मंदिर के पास दर्जन भर हथियार लैस अपराधी पर गोलीबारी कर दी, इससे बुरी तरह से जख्मी हो गए और ये घायल हो गए। हत्या करने के पीछे कुछ ग्रामीण हैं, कुछ पड़ोसी गांव के अपराधी हैं जो सभी ने मिलकर इन पर आरोप लगाया और हत्या किया। पटना सिटी में एक पति ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पूरा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके के गौरैया स्थान का है, जहां नालंदा जिले के हिलसा के रहने वाले स्कंद नंदन त्रिपाठी उर्फ गोलू अपनी पत्नी के साथ बाईपास थाना इलाके की गौरैया स्थान में महावीर नर्सिंग होम के मकान में किराए में रहते थे। अब बता दें कि पति पत्नी के विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपने गर्दन में गोली मारकर सुसाइड कर ली। घटना की सूचना पटना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू कर दी। वहीं युवक के पास से एक देसी कट्टा और बरामद किया गया है। देखे और पूछताछ किए, देखे तो एक लड़का
की गोली लग गई थी। जो मृतक का नाम है असगंध नंदन त्रिपाठी उर्फ गोलू। ये हिलसा के रहने वाले हैं। क्या पता चला किस बात के लिए विवाद हुआ, क्या लगा? विवाद पति पत्नी की आपस में, पता चला कि पति पत्नी आपस में झगड़ गई थी, है ना। और वे अगल बगल के लोगों द्वारा बताया गया कि स्नाइकर था और ये क्या नशा पान बरामद हुई। एक देसी कट्टा है, एक नाली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोरोना से मौत के बाद पिता की तस्वीर पर और कागजात को देखते यह चंद्रिका तांती का परिवार है। बेगूसराय सदर प्रखंड के चांदपुरा गांव निवासी चंद्रिका तांती 27 अप्रैल को सदर अस्पताल में कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन रखा गया और 10 मई को होम आइसोलेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कोई कर्मी भी परिजनों से मुलाकात करने तक नहीं पहुंचे। थक हार कर परिजनों ने ही किसी तरह दाह संस्कार किया। अब चंद्रिका तांती के मौत के बाद मुआवजा और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परिजन भटक रहे हैं। मृतक के पुत्र अजय ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय से लेकर सदर अस्पताल तक का कई बार चक्कर लगाया, लेकिन 1 महीने के बाद भी अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना और ना ही कहीं भी सही जानकारी दी जाती है। अस्पताल से कहा गया कि अस्पताल में मौत नहीं हुई है, इसलिए कोई डॉक्टर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देंगे। आंगनबाड़ी से मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म भरकर ब्लॉक में जमा किया गया। पिछले 10 दिनों से लगातार भाई के साथ ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। 27 अप्रैल को जो चेक करवाए थे कोरोना पॉजिटिव हुआ था, और उसके बाद जो है दवाई को फ़ोन किए थे उधर से, अभी क्या हाल है, तो वही उसको बोले थे अभी हाल तो गड़बड़े है लेकिन दवाई चाहिए। तो दवाई के लिए वही बोल रहा था, जो हमारा टीम वाला आदमी जा रहा दवाई लेके, दवाई भी नहीं आया था। और उसके बाद जो है मुआवजा के लिए सरकार घोषणा किया था 4 लाख रुपया मिलेगा। तो 10 मई को डेट हो गया, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं तो उधर में बोलता है डॉक्टर साइन करेगा तब। तो सदर अस्पताल में जाते हैं, गए थे तो उधर में बोलता है जो यहाँ पर डेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर नहीं बनेगा। उसके बाद जो है मुआवजा के लिए कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। कोविड वैक्सीनेशन में पूर्णिया जिले ने लंबी छलांग लगाई है। बता दें कि ताजा रैंकिंग में पूर्णिया जिला सूबे के टॉप 5 में शामिल हो गया। जिले में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों ने पूर्णिया सूबे में पहले स्थान पर है, जबकि 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के टीकाकरण में पूर्णिया सूबे में 4थे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। इससे पहले शिवहर जिला 45 वर्ष से अधिक आयु के कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के मामले में पहले स्थान पर था, लेकिन हालिया रैंकिंग में पूर्णिया ने बाजी मार ली। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ जन जागरूकता और धर्म गुरुओं, जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ अलग अलग प्रखंडों में बैठकर ये सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के 38% लोगों ने अब तक वैक्सीन लगाने का काम किया है। लंबा समय लेने वाला है तो वैक्सीनेट किया जाना है, लेकिन हम लोगों ने अपने ज़िले में लगातार धर्मगुरुओं के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ और समाज में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक करके रणनीति तय करके फिर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है। और अभी तक हम लोग 45+ एज ग्रुप में 38% से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कर पाने में हम लोगों ने सफलता हासिल की है। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, पूर्णिया के लोगों से, कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह के अफवाह में या मिस इन्फॉर्मेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर पंचायत के बता दें कि हरदियाबाद गांव में 3.5 कट्ठा जमीन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर हुए मारपीट में जानकी नगर पंचायत की उप मुखिया सहित लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। वही घटना के बाद सभी घायलों का परिजनों द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया और बताया जा रहा है कि हरदियाबाद गांव के पास ही कोशपुर में 3.5 कट्ठा जमीन को लेकर स्वर्गीय अर्जुन यादव के पुत्र व मनोज यादव और पड़ोसी वेदांत यादव के पुत्र अशोक यादव के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा। वहीं जमीन को लेकर दोनों पक्षों द्वारा अपना अपना दावा पेश किया जा रहा है, जिसे लेकर दोनों पक्षों द्वारा सीओ के पास आवेदन भी दिया गया। दोनों पक्षों के बीच दोबारा से जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए।
करने गए, सारा परिवार मेरे ऊपर लाठी भाला फरसा तलवार सामान के साथ मेरे ऊपर हावी हो गया और मुझे घर घुस के मारा। अशोक यादव, जलधर यादव, पीयूष यादव, गुरदराज यादव, सभी परिवार थे कि 40-50 की संख्या में थे। मेरे साथ मेरा घर घुस गया उन लोग। मेरा दोनों पंचायत में जमीन है सर, जानकी नगर पे भी और केशोपुर मौजे में भी है, दोनों जगह है। और घर बना भी लिया मेरे जमीन में सर। मेरा रास्ता नहीं देता है, रास्ता बार बार मेरा रोक लेता है और मेरा 10 आदमी को घर घुस कर मारा। मेरा देखिए बाली छीन लिया, कान और गला का मंगलसूत्र छीन लिया है। पूर्णा के कसबा थाना क्षेत्र अंतर्गत नया संथाली टोला मोहनी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन घर में घुसकर 2 महिलाओं को डायन के झांसे में हाथ पैर बांधकर उसे जबरदस्ती मलमूत्र पिलाया गया। इस संबंध में पीड़िता उर्मिला देवी ने कसबा थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। आवेदन में 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि उर्मिला देवी यानी पति रमेश राम और उसकी बेटी बुलिया देवी पति बजरंगी मैया अपने घर में सोई हुई थी। अचानक 7 लोगों ने जबरन घर में घुसकर दोनों को हाथ पैर बांधकर गिलास में मलमूत्र घोलकर पिलाया गया। काफी हो हल्ला होने के बाद अगल बगल के लोग जमा होने के बाद वह 7 लोग फरार हो गए। इस संबंध में कसबा थानाध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर ने आवेदन देने की पुष्टि की और कहा कि आवेदन की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। क्या आपके साथ क्या हुआ? हॉस्पिटल क्यों आए? हॉस्पिटल आए हैं, हम लोग का बांध कर रखा है जबरदस्ती डायन के रूप में। कौन बांध कर रखा? हमारा ननद का पुतो नहीं पुतो हुआ है, 10 दिन हुआ है। काहे बोलता है कि झूठे बोलता है, भूत चढ़ा है, क्या बोलता है यही डायन। अच्छा, यही विषय से हमको बोलता है क्या तू ही है डायन। सब मिलके हमको पकड़ा, उल्टा पुल्टा हाथ करके मारा पीटा। कै रोज से क्या है सब? 1-2 रोज से। अच्छा, बांध कर रखा है, लेटरिन की यही किया है। और आपके साथ क्या किया? और यही किया, मारपीट सब लड़का किया। हमरा सबसे ज्यादा देवर किया। क्या बोला? भाभी क्या ऐसा बोलता? हम घर तो क्या ना, तो उसका मन क्या है, मेरी मम्मी भेजी है इसको गुण भर दिया। अच्छा, बोला उसका गुण हट गया, अब तुम्हारा पड़ गया। अच्छा, हमको फंसा दिया उसने। तुम लोग से मारपीट भी किया है? हमारा लड़का से। क्या नाम हुआ? बेगूसराय में लगातार हो रही बारिश से शहर से लेकर गांव तक जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों के सड़कों पर भी मोहल्लों में पानी जम गया है। यह तस्वीर बलिया प्रखंड के भगतपुर पंचायत की है, जहां आप देख सकते हैं कि गांव के सड़कों पर घुटनों भर पानी है। दूर दूर तक सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और इतना नहीं, सड़क किनारे बसे महादलित परिवारों के घरों तक पानी पहुंचने पर है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल जमाव की शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर बलिया ब्लॉक के अधिकारियों तक की जाती है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकला। वहीं थोड़ी सी बारिश में जल जमाव हो जाता है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वृष्टि होने के कारण जल जमा हो गया है। बच्चा बुतरू स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, उसमें उन लोगों को बहुत कठिनाई होती है। जब बाल बच्चा शीतल बिगल रहते हैं, गर्म पानी घुस गया है, शुगर भी मर गया 5 गो, अभी भी घर डूब गया है। देखिए आप कुछ नहीं करने करता है, बच्चा लोग सब पानी में हरदम सब्जी डूबता है, घर में पानी घुस गया है, कोई कंधे नहीं करता है, माल भी मर गया है पक्का टूट के। शेरघाटी के डोभी थाना क्षेत्र के सूर्य मंडल में स्थित बता दें कि समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह द्वारा वाहन में भारी मात्रा में झारखंड निर्मित देशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों में एक आशुतोष कुमार सिंह औरंगाबाद जिले के गो थाना क्षेत्र के सरिया गांव का रहने वाला है। दूसरा तस्कर मोहम्मद अली अरवल जिला के करपी थाना क्षेत्र के शहर तिलपा गांव का रहने वाला है। बता दें कि उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह द्वारा लगातार हो रहे छापेमारी से शराब तस्करों में दहशत का माहौल है।
अभी हम लोग ये समेकित जांच चौकी डोभी पे जिलाधिकारी महोदय गया के आदेशानुसार सतत वाहनों की जांच कर रहे हैं और इसी जांच के क्रम में हम लोग को सूचना मिली कि एक सुमो भिक्टा गाड़ी शराब लेके चतरा रोड से आ रही है। हम लोग तुरंत मूव किए और उस गाड़ी का पीछा करके हम लोग को गाड़ी चकमा दे के पुनः जीटी रोड में डोभी चेक पोस्ट की तरफ भागने का प्रयास किया, जिसको कि हम लोग यहाँ चेक पोस्ट के करीब घेराबंदी करके पकड़ लिए। उसमें से 2 व्यक्ति गिरफ्तार। तो पटना से खबर जल जीवन हरियाली को लेकर समीक्षा करे सीएम नीतीश कुमार। तो बता दें कि जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा बैठक की गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक की गई है। तो जल जीवन हरियाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक की गई है। मुंगेर में गश्ती पर निकले असरगंज थाना में पदस्थापित सैप के जवान को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि थाने में सैप के पद पर पदस्थापित इलाहाबाद निवासी सुरेंद्र वर्मा अपने गश्ती पार्टी के साथ यानी गश्ती पे निकले हुए थे और जब गश्ती पार्टी सुल्तानगंज तारापुर मुख्य मार्ग के मासूमगंज के समीप पहुंची तो सैप का जवान रोड क्रॉस कर बाथरूम के लिए सड़क के उस पार जा रहा था। तभी सुल्तानगंज की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उससे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह जवान ट्रक के नीचे आकर यानी आगे और काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद वह ट्रक भागने में सफल हो गया। घायल सैफ जवान को गश्ती में निकले अन्य जवानों के द्वारा तारापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वह मृतक जवान इलाहाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। मुंगेर के श्यामपुर ओपी क्षेत्र के गालेमपुर निवासी रमेश सिंह, जो पेशे से किसान है और गांव के सरकारी विद्यालय में नाइट गार्ड का काम करता है, और रमेश सिंह नाइट गार्ड का ड्यूटी खत्म कर अपने घर गया और पत्नी के कमरे में जाकर घर का लाइट ऑन करती रमेश सिंह की नजर पत्नी पर पड़ी तो रमेश सिंह के होश उड़ गए। देखा कि पलंग पर पत्नी मुन्नी देवी का गला कटा हुआ है और वो खून से लथपथ मृत पड़ी है। यह सब देख घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने तुरंत इस घटना की जानकारी श्यामपुर पुलिस को दी। एक महिला को चाकू मार के हत्या कर दी गई है और इस संबंध में जो भी इनके परिजन हैं इनसे पूछताछ किया गया है और एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से हम लोग इस कांड को उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा लगा दिए थे, पंखा चला दिया जैसे दोनों, उसके बाद सोए थे मतलब रजा सब ओढ़ के। सुबह एकदम उठे मतलब पप्पा घर जाके मम्मी खत्म हो गए। सुबह मतलब तब उठे तब अकबका के तब देखे तो कैसे हत्या की गई है? हत्या तो सर चाकू से ही कर दिए। तो आप लोग को सुबह पता चला? हम लोग को सर कुछ मालूम नहीं, हम लोग सुबह जाने। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।